बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मरकजी वजीर नारायण राणे को जमानत मिल गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। रत्नागिरी में नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब उन्हें जमानत भी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। वाज़ेह रहे कि मरकजी वजीर नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। उसके बाद से शिव सैनिकों का हुजूम सड़कों पर नजर आया था और लगातार मुखालिफत की जा रही थी। मरकजी वजीर नारायण राणे की पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई और अब इस बीच उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि जमानत उन्हें मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मरकजी वजीर नारायण राणे को जमानत मिल गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली है। रत्नागिरी में नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और राहत की सांस नारायण राणे के लिए यही है कि उन्हें जमानत भी मिल गई है मजिस्ट्रेट कोर्ट से। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, कल्याण सिंह के एजाज में कलश यात्रा निकालने की तैयारी में है बीजेपी। पूरी रियासत में कलश यात्रा निकालने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर, राम मंदिर कयाम से जोड़कर कलश यात्रा निकाली जाएगी। रियासती सरकार ऐसे निकालेगी। जराये के हवाले से ये तमाम बड़ी खबर के बारे में तफसील से हम आपको ये बात बता रही हैं। आरएसएस और बीजेपी कलश यात्रा निकालने पर गौर कर रही है। तो कल्याण सिंह के एजाज में कलश यात्रा निकालने की तैयारी में है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी रियासत में कलश यात्रा निकालने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर कयाम से जोड़कर इस कलश यात्रा को रियासती सरकार निकालेगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी से ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ ने मुलाकात की है। मिसाइल बनाने के लिए लखनऊ में 200 एकड़ जमीन अलॉट किए जाने पर रजामंदी हुई है। एयरोस्पेस के सीईओ ने यूपी डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाने वाली स्कीम के बारे में भी बताया है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, ये बड़ी खबर। तो मिसाइल बनाने के लिए लखनऊ में 200 एकड़ जमीन अलॉट किए जाने पर रजामंदी हो गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत के 28 लाख सरकारी मुलाजमीन और पेंशनरों को सौगात दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11% की बड़ी शरह से महंगाई भत्ता देने को मंजूरी दे दी है। इससे रियासती सरकार के 16 लाख मुलाजमीन और 12 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इस फैसले से 1 जुलाई 2021 से मुलाजमीन और पेंशनर्स को 17% की जगह अब 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। लखनऊ में एहतजाज करने पहुंचे मदरसा असातिज़ा 52 महीने से सैलरी नहीं मिलने से नाराज नजर आ रही हैं। मॉडर्न मदरसा टीचर्स ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया है। इस दौरान जब उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच झड़प हो गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख घंटों बाद पुलिस की यकीन दहाने के बाद एहतजाजियों को इको गार्ड पार्क भेजा गया। बार बार मुजाहिरों के बावजूद तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज असातिज़ा ने इंतजामिया को इंतबा दिया है कि अगर इस बार सैलरी नहीं मिली तो वो आर पार की लड़ाई को मजबूर होंगे। मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक हूं और हमारा 52 महीनों से केंद्रांश नहीं मिला है। हम लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक केवल धरना करते हैं, अपनी मांगों को मांगते हैं, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारे सैकड़ों शिक्षक अब तक के जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, सब बीमारी के अभाव से। कोई किसी को अटैक पड़ गया, कोई बीमार हो गया, किसी की अम्मा की तबीयत खराब, किसी की पिताजी की तबीयत खराब, कोई दवाई नहीं करा पा रहा है। अब हम लोग जो है केवल ऐसा लग रहा है कि अपनी जाके जान दे दें, ख़त्म कर दें। हम कह रहे हैं अगर सरकार को योजना नहीं चलानी है, सरकार हम लोगों को बता दे, हम लोग शांतिपूर्वक अपना काम करें। 15 साल, 20 साल, 25 साल, किसी का 27 साल बर्बाद हो गया और हम लोग यहाँ के जहाँ खड़े हुए हैं। 52 महीना किसी विभाग में अगर पैसा 1 माह का बकाया हो, अगर 100 रुपया दिहाड़ी मजदूरी वाले को ना दो, एक दिन का पैसा वो आफत कर देगा। हम लोगों का 52 महीने का पैसा बकाया, हम लोग क्या करें, कहाँ जाके गए। यूपी के कई जिलों का नाम बदला जा चुका है। वहीं अब मिर्जापुर का नाम मां विंध्यवासिनी के नाम पर किए जाने की मांग उठने लगी है। नाम बदलने की वजह बताई जा रही है कि जिले के बाहर जाने पर मिर्जापुर नाम को लोग नहीं जानते हैं, उन्हें विंध्याचल धाम बताना पड़ता है।
कई तंजीमें एहतजाज करके ये मांग कर रही हैं और इसके लिए लोगों ने सीएम के नाम लेटर भी डीएम को सौंपा है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि सयाहत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में मिर्जापुर का नाम विंध्याचल धाम की पहचान पर किया जाना ज्यादा मुनासिब होगा। कई ऐसे पर्यटक स्थल और मां विंध्य धाम के नाम से विंध्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ है। ऐसे कई पर्यटक स्थल का नाम चेंज हुआ है और यह विंध्य धाम पर्यटक स्थल के क्षेत्र में कई 100 करोड़ रुपया लग करके विकसित हो रहा है। मिर्ज़ापुर का विकास हो रहा है। माननीय योगी जी आदित्यनाथ के ज़माने में तो हम भी चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर का नाम बदल करके विंध्य धाम कर दिया जाए। माघ भारतीय सवर्ण संकाय है जो मिर्ज़ापुर ज़िला है, इसका नाम बदल करके विंध्याचल नगर या विंध्याचल धाम करने की सिफारिश हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये पहुँचे और इस पर उचित कार्रवाई करें और बदल कर विंध्याचल नगर करने की कृपा करें। जिले का नाम विंध्याचल कॉरिडोर बढ़ने के कारण विंध्याचल नाम से ज़िला हमारा हो जाए, यही हम लोगों का आग्रह है, निवेदन है और आज मिन्नत है शासन प्रशासन जो भी लोग हैं। उधर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगाया है। केरल के वायनाड से एमपी राहुल ने कहा है कि मुल्क में 70 साल की पूंजी को बेचा जा रहा है, रेलवे नेशनल हाईवे तक को बेचा जा रहा है, जबकि यही लोग पूछ रहे थे कि गुज़िश्ता 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन मौजूदा सरकार पावर ट्रांसमिशन वेयर हाउसिंग को बेच रही है। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर अपने दोस्तों को मुल्क के सामान बेचने का इल्जाम लगाया। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल और सिंहदेव से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने पहले सिंहदेव और फिर भूपेश बघेल से मुलाकात की। तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग चली। इसके बाद यकजहती का पैगाम देते हुए सीएम बघेल और पीएल पुनिया पहली कतार में आए और इन दोनों के पीछे थे सिंहदेव। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने महज 10 सेकंड का बयान दिया। बघेल ने कहा कि मीटिंग में छत्तीसगढ़ के तमाम सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई है। पुनिया ने अपडेट देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के 5 जोन को लेकर राहुल गांधी के साथ चर्चा हुई। 5 संभागों के बारे में अलग अलग चर्चा की और राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे उसमें कोई चर्चा नहीं। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात पुनिया साहब किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक के विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चाएं हैं। और अफगानिस्तान में जो हालात बने हैं उसके बाद वहां के लोग हिंदुस्तान आ रही हैं। इनमें हिंदू और सिख तबके की तादाद ज्यादा है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान की एमपी अनारकली कौर भी हिंदुस्तान पहुंची हैं और वो अपने वतन को छोड़ने के बाद बेहद अफसोस में है। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने अनारकली कौर से बात की है। इस दौरान वो अपने वतन छोड़ने को लेकर जज्बाती भी हो गई। अनारकली ने कहा कि जिस अफगानिस्तान को सब लोगों ने मिलकर बनाया वो बर्बाद हो रहा है। अनारकली अफगानिस्तान में खवातीन की आवाज मानी जाती थी और अवाम की हिमायत से ही वो पार्लियामेंट में पहुंची थी। अफगानिस्तान में जो तालिबान का संकट पैदा हुआ है उसमें सबसे बड़ा सवाल औरतों के हकूक को लेकर है।
और इसी वजह से तमाम जो औरतें हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़ रही है। हमारे साथ अनारकली कौर मौजूद है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है अफ़गानिस्तान में, और वो हिंदुस्तान आई है क्योंकि वहाँ पर तालिबान का जो आतंक है, जो दहशत है, वो बड़ी है। अनारकली जी, पहले तो आपका बहुत खुशामदीद हम कहेंगे कि हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है कि आप यहाँ पर आए, आप सुरक्षित हैं, आप तमाम चीज़ें। आपको कब ऐसा लगा कि अब हमें अपना मुल्क छोड़ देना पड़ेगा या छोड़ देना चाहिए अफ़गानिस्तान को लेकर? कब आपके जहन में आया, क्या चीज़ें रही? कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि ऐसे हालात ही अफ़गानिस्तान में होगा कि हम मजबूर होकर देश को छोड़ेंगे। कभी भी मैं ये नहीं सोचती थी, क्योंकि वो जो तालिबान के मसला थे वो पीस प्रोसेस थे। मैं पीस प्रोसेस से 3 साल हुआ पीस प्रोसेस से, उसकी कोई रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती थी कि ये पीस प्रोसेस का कोई अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, हम सब साथ अफ़गान करके अपने देश में रहेंगे। लेकिन सब अचानक हुआ और मैं भी बिल्कुल डिप्रेस हूँ, शॉक हो गई कि कैसे हुआ। यानी कि जब तालिबान आया तब आपको लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब चले जाना ही बेहतर है यहाँ से? फिर भी कहती हूँ कि जी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन अभी ये सोचती हूँ कि अभी तक भी चांस है। अभी तक भी तालिबान अगर चाहते हैं कि सब अफ़गान, वो जो किस काम का है, किस मज़हब का है, किस लैंग्वेज में बात करता है, सब अफ़गान है। अगर वो चाहते हैं कि ठीक से हम सब अफ़गानिस्तान के आने वाले के लिए काम करें और अफ़गानिस्तान में बिल्कुल पीस आ जाए, तो ज़रूरी ये है कि वुमेन राइट, ह्यूमन राइट, गैर मुस्लिम को राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको कोई राइट नहीं मिला या उसमें कोई सी मुश्किल और प्रॉब्लम हो, तो मैं ये सोचती हूँ वो पीस नहीं है, और वो पीस हमारे लिए पीस नहीं है। यानी कि अब ये उम्मीद बाकी है कि अगर तालिबान जो दावे कर रहा है कि अच्छी हुकूमत चलाएंगे और तमाम लोगों को राइट्स मिलेंगे, तमाम बातें, अगर वो उसको पूरा करता है तो आप अफ़गानिस्तान वापस चली जाएंगी, ये है, या नहीं जाएंगी अब? अगर होगा, क्योंकि अभी भी अफ़गानिस्तान में कोई प्रोविंस में वो एरिया जो प्रोविंस के वहाँ दाइश और तालिबान के बीच में झगड़ा है। जी, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है कि पीस का क्या होगा, तालिबान के आने से बाद अफ़गानिस्तान में पीस होगा या नहीं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो अभी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, वो अलग बात, लेकिन ये जो झगड़ा इन्हीं के बीच में है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि अफ़गानिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब हो जाए, हो सकता है ना हो जाए, इसका कोई आने वाले का कोई पता नहीं है। अभी जो आप लोगों के साथ सिख आए हैं और दूसरे, उनकी क्या बातें हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं? अब यहीं रहना है क्योंकि डर बहुत ज़्यादा वहाँ पर बन गया है, और अपने देश को जब इस हालत में आप देखती हैं तो क्या गुजरती है आपके दिल पर, और कितना एक दर्द अपने वतन को लेकर होता है कि ये हालात वहाँ पर बने? बिल्कुल दर्द तो ज़्यादा है, लेकिन वो संगत जो हिंदू और सिख अफ़गानिस्तान से आ गए, हमारे अफ़गान हिंदू और सिख, इसका तो अभी तो सब ऐसी हालात से निकल गए कि सब डिप्रेस है, शॉक है। आने वाले के लिए क्या सोचते हैं वो तो आने वाले में पता चलेगा, लेकिन हमारे जो 5 बंदे हमारे परिवार का है, हम ये डिसाइड किया कि हम इंडिया में रहेंगे और बाहर जाने का कोई प्लान हमारे नहीं है। इंडिया तो हम इंडिया हमारे कल्चर हमारे नज़दीक है, हमारे धर्म यहाँ पे है, और हम कर सकते हैं कि बिल्कुल हम सेफ भी है। हमारे तो फैसला अभी तक ये है, हम भी सब डिप्रेस शॉक है, इसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन हमारे फैसला अभी तक यही है। एक छोटा सा ये सवाल बस, इंडियन भारत के लिए और भारतीय सरकार जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे आखिर में? आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि अभी सिचुएशन अफ़गानिस्तान में ठीक नहीं है। 120 हिंदू और सिख अफ़गानिस्तान में बाकी है,
उनके निकालने के लिए जल्दी से जल्दी भारत जल्दी से जल्दी उसको निकालिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे आ गए और हम सब मीडिया में है, मीडिया में हम सब क्लियर बात करते हैं। ये क्लियर बात हो सकता है कि उनकी जान बहुत ज़्यादा ख़तरे में होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अनारकली कौर जो हिंदुस्तान आई है और बता रही है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो हिंदुस्तानी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा कर रही है। साथ ही साथ जो आने वाले चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान में उनको भी दुनिया के सामने रख रही है। कैमरामैन मोहित के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बेंगलोर में एक किताबों का सेंटर कायम किया गया है जिसका नाम मिनहाजुल कुरान सेंटर है, जिसमें इमाम हुसैन और उनकी कुर्बानी से ताल्लुक किताबें दस्तयाब हैं। ये सेंटर आवाम के लिए बनाया गया है जिसमें लोग इमाम हुसैन और इनकी ज़िंदगी से ताल्लुक जानकारियों से रूबरू हो सके। इसके जिम्मेदार ताहिरुल कादरी ने किताबों का मवाद इकट्ठा करके इसे कायम किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुहर्रम ही नहीं बल्कि बाकी के महीनों में भी इमाम हुसैन के पैगाम को याद करना चाहिए। मुहर्रम के मौके पर जो है सिर्फ जो है अहले बैत को जो है सबको हर उम्मत जो है याद फरमाती है, मगर ये जो है सो सिर्फ मुहर्रम के महीने में याद करना नहीं है बल्कि पूरे साल जो है सो अहले बैत से मोहब्बत करते हुए उनको याद करते रहना है। मिनहाजुल कुरान के जो सरपरस्त डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब जो है सो काफ़ी काम कर चुके हैं और एक ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा जो है जमा हो चुका है किताबों का। अगर अवाम उन्नास जो है इसको लेकर जो है इसको फ़ायदा लेकर पढ़कर जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मिनहाजुल कुरान सेंटर पे तमाम लोगों को जो है जिसको भी किताबें चाहिए वो आकर जो है हमारे से यहाँ से हासिल कर। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो बुराइयों को जारी करने की इजाज़त देता हो। हर मज़हब के अंदर बुराइयों को बंद किया जाता है, रोका जाता है, ख़त्म किया जाता है और इन्हीं बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सैयदना हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे घराने को पेश कर दिया अल्लाह की राह में। और हकीकत यह है कि आज के दौर में भी जो बुराइयाँ चल रही हैं, ज़रूरत है कि हुसैन या हुसैन जैसा कोई आए। किसी शायर ने कहा और बड़े अच्छे अंदाज में कहा, खूने गुलूए असगरे मज़लूम की कसम, दुनिया को आज तेरी ज़रूरत है या हुसैन। मार्च 2020 के लॉकडाउन को भला कौन भूल सकता है। पहली बार इस तरह की कैद की जिंदगी से सभी लोग परेशान थे। ज्यादातर लोगों के जहन में तरह तरह की नेगेटिविटी आ रही थी। उसी हालात में कुछ लोगों ने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। ऐसे हालात में ही कर्नाटक की दर्जा 8 की आमिना नाम की बच्ची ने तारीख रकम कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। दर्जा 8 में पढ़ने वाली ये मासूम बच्ची भी आम लोगों की तरह लॉकडाउन के दौरान अपने घर में कैद हो गई। दीगर लोगों की तरह इसके जहन में भी तरह तरह की उल्टी सीधी बातें आ रही थी। लेकिन ऐसे हालात में उसकी वालिदा ने उसे खाली वक्त में पोयम लिखने का मशवरा दिया। फिर क्या था, वो करती चली गई और आज
तारीख रकम कर दी। During the lockdown in 2020 in April, I was very bored and my mom suggested me to write a poem. So from then I started loving writing poems and the literature world. So after that, I was so accustomed to poems. It was very delightful and all my friends and all my teachers and everyone liked it. So yes, it was very glad and happy. बेंगलोर के बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल में तालीम हासिल करने वाली आमना ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों जबानों में 275 से ज्यादा पोयम लिखी हैं। उनकी ज्यादातर पोयम्स अंग्रेजी में हैं। उनकी कुछ लाइनें इतनी अच्छी हैं कि उन्हें इसके लिए एजाज़ात से नवाजा गया। अपनी पोयम्स के बारे में आमना का कहना है कि वो मुसलसल करंट अफेयर्स और ताज़ा अपडेट्स पर नजर रखती रहीं। वक्त बहुत बुरा था तब, और तब मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी हैप्पीनेस चाहिए थी, इसलिए मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया और मेरी माँ ने मुझे इंस्पायर किया। It was all about my mom. She did all the work behind the scenes. She was the one who looked after everything. Only I wrote poems, but everything else my mom managed it. I used to see news and then read newspapers. And even in phone too, I used to follow all the latest updates, current affairs. So yes, I was getting to know everything that was happening around. आज भी आमना उस दौर को याद कर उसमें खो जाती हैं। उनका कहना है कि इंसान को किसी भी हालात में पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए। हालांकि इसकी शुरुआत उन्होंने अवार्ड्स पाने के मकसद से नहीं की थी, लेकिन इसके लिए उन सभी लोगों का शुक्रिया करती हैं जिन्होंने उन्हें इस काबिल समझा। पोएम्स में ज़्यादातर मैंने पॉजिटिविटी बनाए रखने की कोशिश की है, क्योंकि हर जगह नेगेटिविटी तो है, इसलिए हर जगह नेगेटिविटी थी, पर मैंने उसमें थोड़ी सी खुशी ढूंढने की कोशिश की है। मैंने अपना काम किया और वो अवार्ड अपने यहाँ पाया। मैंने उस अवार्ड को पाने के लिए नहीं किया काम। छोटी सी बच्ची आमना की कुछ लाइनें लोगों को इतनी पसंद आई कि उनकी पोएम्स पर मबनी एक किताब तैयार की जा रही है, जिसका नाम दिया गया है एकोज ऑफ सोलफुल पोएम्स, जबकि उनकी दूसरी किताब शाया होने को तैयार है। उनकी ज्यादातर लाइंस उन लोगों के लिए लिखी गई हैं जो कोविड-19 की वजह से परेशान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। एमपी में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन की बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। इस दौरान सरकार ने पूरी रियासत में 20 लाख डोज लगवाने का हदफ रखा है। इसे लेकर आज सीएम शिवराज सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को खिताब किया। इस मुहिम के लिए तशहीर करने पर जोर देते हुए सीएम ने कहा है कि सभी जगहों पर अनाउंसमेंट किया जाए, घर घर जाकर लोगों से राब्ता करें, साथ ही सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जाए। उन्होंने आगे कहा है कि सितंबर तक रियासत के सभी लोगों को पहली डोज और दिसंबर तक दूसरी डोज लगवाने का हदफ लिया गया है। सीएम ने सभी कलेक्टर्स को वैक्सीनेशन के मुतालिक हर घंटे रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। पहला डोज लग जाए 100% लोगों को सितंबर के अंतिम दिन तक हमको सुनिश्चित करना है। बाकी काम हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है सितंबर के अंतिम दिन तक हम 100% पात्र लोगों को पहला डोज लगा दें और दूसरा डोज लगाएंगे दिसंबर के अंत तक। ये 2 डोज लग गए हमारे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये महामारी हमारी जिंदगी से नहीं खेल पाएगी, लेकिन नहीं लगे तो खतरा बरकरार रहेगा। माहिरीन सितंबर अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। इसके पेश नजर सरकार की तरफ से पहले से ही इंतजाम किया जा रहा है। बेदारी पैदा करने के लिए सभी अजला में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू के गांदरबल में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने कहा है कि कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए सेहतमंद और मुतादिल खुराक सबसे कारगर और मौसर जरिया है। माहिरीन ने लोगों से कोरोना से महफूज रहने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी के ज्यादा इस्तेमाल करने की तरकीब दी।
इसी तरह पानी का कसरत से इस्तेमाल करें और ऑयली, शुगर और सॉल्ट के ज्यादा इस्तेमाल से परहेज करने की भी सलाह दी। इस मौके पर डीसी के ज्योत्सना ने बताया है कि जिले में 18 से 44 साल के दरमियानी उम्र के 64% लोगों को कोविड मुखालिफ टीका दिया जा चुका है। डीसी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के बनिस्बत रवा हफ्ते के दौरान नए मामलात में इजाफा तशवीशनाक है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते जिले में 47 एक्टिव केस थे, जबकि इस हफ्ते इसकी तादाद 52 हो गई है।